सोचिए जरा, एक शहर जहां दिन में बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, रात में उसी मैदान पर किसी का कटा हुआ सर फुटबॉल बना दिया जाता है। जहां लोग गजलें गाते थे, मेहमान नवाजी मशहूर थी जहां की, और आज वहां हर दीवार पर खून की इबारत लिखी है। ये कहानी उस जगह की है जिसे कराची का लिटिल ब्राजील कहा जाता है। नाम है लियारी, और ये कहानी है उस आदमी की जो कुछ लोगों के लिए मसीहा था और बाकी सब के लिए साक्षात शैतान। एक ऐसा नाम जो रॉबिन हुड भी था और डकैत भी, और खूंखार इतना कि सिर्फ एक शक के बिना पर उसने अपनी मां को न सिर्फ मारा बल्कि पंखे से लटकाकर लटकता हुआ ही छोड़ दिया था। नाम था उसका रहमान डकैत। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। आज हम इसकी बात कर क्यों रहे हैं? क्योंकि धुरंधर फिल्म में अक्षय खन्ना ने इसी के किरदार को निभाया है। लेकिन फिल्म में क्या दिखाया जाएगा? फिल्म की कहानी हमेशा सच से कोसों दूर होती है। आज हम आपको दिखाएंगे लियारी की वो हकीकत, रहमान की वो असली कहानी जो फिल्म से कहीं ज्यादा भयानक, कहीं ज्यादा अविश्वसनीय है, जिसे सुनने के बाद आपको लगेगा कि क्या कोई इंसान ऐसा कर सकता है। ये कोई साधारण बदमाश नहीं था दोस्त, ये एक पूरा सिस्टम था खुद में ही, वो जहरीला ढांचा जिसने लियारी को अंदर तक खोखला कर दिया। एक ऐसा दलदल जिसमें उतरने वाले सिर्फ डूबे नहीं, पीढ़ियों तक उसमें समा गए। इस आदमी की कहानी आज भी जिंदा क्यों है? किसी मारने काटने के नंबर की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने ये सब कुछ उस शहर में किया जो कभी रोशनी, महफिलों, मोहब्बत और तहजीब की खुशबू से भरा रहता था। उसने उसी शहर में ऐसा दौर शुरू किया जहां मासूम बच्चे लोरियों की जगह गोलियों की आवाज सुनकर बड़े हुए, जहां खेल के मैदान में जीत के नारे नहीं, लाशों की बदबू तैरती थी, लाशों की बदबू। और हां, वही मैदान, वही जगह जहां कभी किसी का सिर पैर से फुटबॉल बनाकर खेला गया था। उसका नाम भी इस कहानी में आएगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। लेकिन लियारी की मिट्टी में यह कहानी धुएं की तरह नहीं, एक महीन गहरी दरार की तरह फैलती है, जहां रिश्ते भी खून में बदलते हैं, धोखा भी खून में बदलता है, और गद्दारी की सजा तो सिर्फ मौत होती है। जो वादा किया गया उसे भूलने की गुस्ताखी मत करना। कहानी की शुरुआत होती है 70 से 80 दशक की उस चिलचिलाती हकीकत से, जहां लियारी की तंग गलियां किसी कैद खाने से कम नहीं थी। गरीबी इतनी गहरी थी कि सपनों तक की औकात तय कर देती थी। हर माँ बाप की दुआ बस इतनी थी कि मेरा बच्चा इस दलदल से किसी तरह बच जाए। लेकिन किस्मत ने यहाँ के बच्चों के सामने 3 ही मोड़ रखे थे: खेल, मजदूरी या फिर अंधेरी गलियों की दुनिया जहां सिर्फ अपराध था। रहमान भी ठीक उसी चौखट पर खड़ा था और बड़ा हो रहा था। उसे ये 3 रास्ते चुनने थे। उसके अंदर एक उबाल था, खून में घुला हुआ गुस्सा, सीने में भरा हुआ बगावत का धुआं। उसे लगता था कि हालात को बदलना उसकी जिम्मेदारी है, और वही जिम्मेदारी उसे धीरे धीरे दूसरी दिशा में खींच रही थी। और फिर सिर्फ 13 साल की उम्र में वो एक हरकत जिसने उसकी पूरी जिंदगी को ही बदल दी। कोई बड़ी लड़ाई नहीं, कोई बड़ी दुश्मनी नहीं, मामूली से झगड़ा, पर रहमान की नसों में जो आग थी उसने उस मामूली को भी मौत के मोड़ तक पहुंचा दिया। खून की वो पहली बूंद उसके लिए आखिरी नहीं थी। उसने सिर्फ 13 साल की उम्र में किसी को मौत के घाट उतार दिया था, और ये उसके लिए एक ऐसी जिंदगी का दरवाजा थी जहां से लौट कर आने की कोई उम्मीद नहीं। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, रहमान का नाम लियारी की हवा में डर की तरह घुलने लगा। इसी दौरान उसकी राह टकराई हाजी लालू से, लियारी का पुराना एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी। लालू ने रहमान में अपना अतीत देखा, अपनी जवानी की आग, और फिर रहमान को उसने अपने साए में ले लिया। वो रिश्ता खून का नहीं था, पर भरोसा इतना गहरा कि लोग उसे बाप बेटा ही समझने लगे। लेकिन यह अंधेरी दुनिया है दोस्त, यहाँ ना रिश्ते अस्थायी होते हैं, ना वफादारी। यहाँ सिर्फ फायदा और नुकसान, बस यहीं पर टिकते हैं सारी चीजें। फिर एक दिन आया जो रहमान की जिंदगी का सबसे बड़ा ट्विस्ट था। एक बड़े बिजनेसमैन को रहमान ने किडनैप कर लिया। उसने एक रैंसम मांगा जो तय हो चुकी थी, करोड़ों में था वो रैंसम। गेम प्लान सेट था, लेकिन तभी एंट्री होती है उस आदमी की जिसे रहमान ने अपना मुंह बोला बाप बनाया था।
यानी हाजी लालू। लालू रहमान के पास आया, इमोशनल किया उसे, कहा रहमान भाई मेरी इज्जत का सवाल है, मेरे लिए इस आदमी को तुम छोड़ दो। रहमान ने अपने वसूलों के खिलाफ जाकर लालू की बात मानी, उसने उस बिजनेसमैन को छोड़ दिया। उसे लगा उसने एक रिश्ते को बचा लिया है, उसने वफादारी निभाई, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये उसका सबसे बड़ा धोखा था। थोड़े ही दिन बाद रहमान को पता चला उसके जिस मुंह बोले बाप ने इज्जत का वास्ता देकर बिजनेसमैन को छुड़वाया था, उसी ने उसी डकैती के लिए 1 करोड़ रुपए चुपके से ले लिए। यानी कि इधर से बिजनेसमैन को छुड़वाया और उसकी फिरौती उसने 1 करोड़ रुपए ले लिए रहमान से छुड़वाने के लिए। 1 करोड़, ये वो लम्हा था जब रहमान के जहन में एक शक का छोटा सा बीज नहीं बल्कि पूरा जहरीला पेड़ उग गया। उसे एहसास हुआ कि इस जुर्म की दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, सिर्फ मैं हूं और अब मैं ही अपना हूं। और अब एक डकैत सिर्फ अपना होने का फैसला लेता है तो इसका मतलब होता है बदलाव। एक ऐसा बदलाव जिसकी कीमत लियारी ने आने वाले सालों में लाखों आंसुओं और हजारों गोलियों से चुकाई। लालू का एक और बेटा था, नाम अरशद पप्पू। पप्पू खूंखार, बेलगाम, उतना ही बदनाम जितना रहमान था। और अब इस क्राइम स्टोरी पर सिर्फ 2 ही शेर थे, रहमान और पप्पू की दुश्मनी। महज गैंगस्टरों की लड़ाई नहीं थी ये खून की सबसे गंदी लड़ाई थी, जिसने लियारी को 2 हिस्सों में बांट दिया। पप्पू जानता था कि रहमान को कहां दर्द होगा, कहां उसे चोट पहुंचाए तो सबसे ज्यादा दर्द होगा। सोचिए जरा पप्पू ने क्या किया होगा। उसने रहमान के बाप की कब्र को उखाड़ दिया, सरेआम बेरहमी से, यह मैसेज देने के लिए कि कब्र में भी रहमान का परिवार सेफ नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने कब्र से उसके बाप की लाश को निकालकर पूरे शहर में घुमाया। एक ऐसी हैवानियत थी। इतना ही नहीं, पप्पू ने रहमान के चाचा को भी उठाया, घर से उठाया और उन्हें फोन पर जिंदा मार दिया। यानी कि रहमान को फोन लगाया और इसी वक्त उसके चाचा को मार दिया, सिर्फ इसलिए कि ताकि रहमान को अपने चाचा की चीखें अपने कानों में सुनाई दे, ताकि वो अंदर से टूट जाए कि उसके बाप के कब्र से उसकी लाश निकालकर उसे घुमाया गया, चाचा को मार दिया। फिर भी पप्पू यही नहीं रुका, उसने रहमान के पैसे के सप्लायर फैजू बलूच को भी मारा। ऐसे नहीं मारा, जान से नहीं, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, उसे अपंग कर दिया ताकि वो जिंदगी भर तड़पता रहे। हैवानियत की सबूत दे रहे थे एक दूसरे को, एक दूसरे से भी ज्यादा कुछ खतरनाक करके। लेकिन अब यहां एक छोटा सा ट्विस्ट है जो आगे पूरी कहानी पलटेगा। इसी फैजू बलूच का एक आदमी था जिसे बाद में लियारी को उसके इतिहास के सबसे खतरनाक गैंगस्टर से मिलवाया। वो नाम था उजैर बलूच, और यही आगे चलकर लियारी के सबसे खौफनाक कांड को अंजाम देगा। उजैर की कहानी भी अपने आप में एक अलग दास्तां है, बहुत दर्दनाक। उजैर की कहानी की शुरुआत भी खुद इंसाफ मांगने से हुई थी। उसके बाप को मार दिया गया था, वो पुलिस के पास गया, न्याय मांगा, एक आम आदमी की तरह सिस्टम पर भरोसा किया उसने। लेकिन सिस्टम ने क्या किया? सिस्टम ने उसे क्या दिया? सिर्फ तारीखें, सिर्फ इंतजार, इंसाफ नहीं मिला। यही होता है जब सिस्टम फेल होता है। जब कानून के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो लोग अपराध के दरवाजे पर दस्तक देने लगते हैं, और उजैर ने भी वही किया। उसने रहमान डकैत का दरवाजा खटखटाया। फिर इस एक मुलाकात ने लियारी की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। अगले 2 दशकों तक लियारी कांपती रही 3 नामों के साए में, रहमान डकैत, अरशद पप्पू और उजैर बलूच। इन तीनों की लड़ाई ने लियारी की हर गली, हर चौराहे को युद्ध का मैदान बना दिया। लेकिन राज चल रहा था रहमान का। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक डॉन नहीं था, वो लियारी का सिस्टम था। रहमान ने यहाँ अपना पर्चा सिस्टम लागू किया, पानी सिस्टम लागू किया, हफ्ता सिस्टम लागू किया। लियारी की हर टैंक, हर दुकान, हर सड़क, हर ठेला, सब कुछ उसकी इजाजत से चलता था। उसके बिना एक पत्ता नहीं हिलता था वहाँ। सरकारी पानी चाहिए, पहले रहमान से मांगो। राशन चाहिए, पहले रहमान से मांगो, उससे उसकी इजाजत लो, उसका ठप्पा लगेगा तभी कुछ भी पब्लिक में बटेगा। वो एक पैरेलल गवर्नमेंट चला रहा था अपना। पर यहीं आता है वो पैराडॉक्स जो इस कहानी को और भी थ्रिलर और साइकोलॉजिकल बना देता है, बिल्कुल क्राइम थ्रिलर। जितना रहमान लूट रहा था ना, उतना ही वो बांट भी रहा था। बाहुबलियों की याद आ जाएगी आपको। लियारी वाले कहते थे कि कोई भी बीमार हो जाए तो रहमान अस्पताल का बिल भरता था,
शादी में पैसे न जुट पाए तो वो बिल भरता था। हर हफ्ते बच्चों के लिए फुटबॉल टूर्नामेंट होते थे और स्पॉन्सर कौन होता था? वन एंड ओनली रहमान द कैद। करीब उसे अपना भाई कहते थे। वो खून करके आता, किसी को मार के आता, खून से सने हाथ के साथ आता। लोग उसे देखकर चिल्लाते, चीखते, रहमान भाई, रहमान भाई। गरीब उसे भाई कहते थे, अमीर उससे डरते थे, पुलिस उसे ढूंढती रहती थी और राजनीति उसे इस्तेमाल कर रही थी। ऐसी पावर बहुत कम डॉन के पास होती है। वो खूंखार था, उसके नेक काम उसे एक तरह से आप समझिए तो एक कहते हैं ना कि प्रोटेक्शन शील्ड दे रहा था जिसे कोई तोड़ नहीं सकता था। पब्लिक सपोर्ट था उसके पास। रहमान की दहशत की सबसे डरावनी बात क्या है पता है आपको? वो मरता ही नहीं था, उसे कोई मार नहीं पाता था। कोई गोली, कोई घात, कोई घेराबंदी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। पाकिस्तान की सरकार उसके आगे बौनी थी, कोई उसे खत्म नहीं कर पाता था। और शायद यही वजह थी कि पाकिस्तान के इतिहास का वो पल आया और आज भी जिसे सुनकर दिमाग हिल जाएगा। मतलब आप इमेजिन थोड़ी ना कर सकते हैं कि आपके कंट्री का कोई टॉप मोस्ट आदमी हो, उसकी सिक्योरिटी में कोई टॉप मोस्ट गैंगस्टर लगा हो। ऐसा नहीं होगा ना कि हमारे भारत के कोई वीवीआईपी, कोई इंपॉर्टेंट नेता हो, उसकी सुरक्षा में लॉरेंस घूम रहा हो या कोई और घूम रहा। ऐसा कभी देखने को नहीं मिलेगा आपको, लेकिन वहां हुआ। सोच कर देखिए, एक तरफ वो आदमी जिसके नाम पर इनाम रखा गया था, जिसे खत्म करना सिस्टम अपनी सबसे बड़ी जीत मानता था, और दूसरी तरफ वही आदमी देश के सबसे बड़ी नेता बेनजीर भुट्टो की बुलेट प्रूफ गाड़ी का स्टीयरिंग थामे खड़ा था। हाँ, यकीन करना मुश्किल है, पर हमला होने के बाद बेनजीर को सुरक्षित बाहर निकालने वाला ड्राइवर रहमान द कैद ही था। ये उसके ताकत का आप समझ लीजिए कि परफॉर्मेंस नहीं था, ये किसी गैंगस्टर की उपलब्धि भी नहीं थी। ये था पाकिस्तान के सिस्टम के गले में फंसा हुआ सबसे बड़ा आईना, जहां पूरा सिस्टम चीख चीख कर मान रहा था हम अपने नेता, हम अपने लीडर को भी नहीं बचा सकते, हमारी आर्मी भी नहीं बचा सकती है जब तक कि एक अपराधी हमें साथ ना दे, वो अपनी सुरक्षा लेकर खड़ा ना हो। ये वो पल था जब कानून, राजनीति, अपराध तीनों के बीच जो एक सीमा थी वो धुंधली हो गई, बिल्कुल गायब हो चुकी थी। रहमान की ताकत न अब गलियों से निकलकर सीधे कराची के पावर कॉरिडोर्स तक पहुंच चुकी थी। लेकिन लियारी में कोई भी राजा हमेशा के लिए राजा नहीं रहा, और यही फिर एंट्री होती है चौधरी असलम की। अगर मेरे साथ दगाबाजी की ना तो मारने से पहले तुझे रणवा बना दूंगा। वही किरदार जो अब फिल्म में संजय दत्त हैं। असलम का गुस्सा भी रहमान की तरह मशहूर था। यह आदमी हार मानने को तैयार नहीं था। कई बार रहमान को पकड़ा गया, कई बार पुलिस वाले बिक गए और रहमान छूटकर भाग गया। पैसे की ताकत, राजनीतिक सपोर्ट सब रहमान के साथ था, लेकिन असलम ने पीछा नहीं छोड़ा। ये लड़ाई अब सिर्फ दो इंसानों की नहीं थी, ये सिस्टम की आखिरी कोशिश थी, एक क्रिमिनल को रोकने की कोशिश। हर बार रहमान भाग निकलता, हर बार चौधरी असलम की टीम नाकाम होती, लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है। हर डकैत की अपनी डेथ लाइन होती है। आखिरकार एक लंबी खूनी मुठभेड़ हुई, रहमान डकैत को गोली लगी और वो लियारी का राजा जमीन पर निढाल होकर गिर पड़ा। उसकी सांसें मोतियों की माला की तरह टूटकर बिखर गई। रहमान चला गया, लेकिन उसके जाने से लियारी पर छाई दहशत की परत हल्की नहीं हुई। वो डर, वो खामोशी, वो गोलियों की गूंज सब जस के तस बना रहा। मानो रहमान की मौत ने इस इलाके को राहत नहीं दी, बल्कि एक और भी खूनी अध्याय की शुरुआत कर दी। उसकी खून की गर्मी मिटते मिटते लियारी की गलियों से दो नए साए उठने लगे, दो ऐसे नाम जो आगे चलकर पूरे शहर की धड़कनें तेज करने वाले थे। बाबा लाडला और उजैर बलूच। उजैर बलूच के लिए कोई सत्ता की लड़ाई नहीं थी, इसकी जड़ें उससे कहीं गहरी थी। उसे अपने बाप का बदला लेना था, रहमान के गिरे हुए साम्राज्य को फिर से खड़ा करना था, और सबसे जरूरी उस इंसान से हिसाब बराबर करना था जिसका नाम लियारी के बदकिस्मती भरे इतिहास में एक जहरीले कांटे की तरह चुभता था, पप्पू। रहमान की मौत कहानी का अंत नहीं था, बल्कि वो चिंगारी थी जिससे उजैर के भीतर का तूफान जन्म ले चुका था। और फिर हुआ लियारी का सबसे क्रूर, सबसे अमानवीय घटना। मार्च 2013 अरशद पप्पू को उठाया गया और फिर शुरू हुआ वो सिलसिला जिसे बयां करना किसी के भी रूह को कपा सकता है। घंटों तक, हाँ
घंटों तक उसे ऐसी यातनाओं से गुजरना पड़ा जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। कोई एक नॉर्मल इंसान सोच ही नहीं सकता है कि किसी को इतनी तकलीफ दी जा सकती, किसी के साथ इतनी हैवानियत की जा सकती है। हर चीख, हर गिरती सांस बदले की आग को तेज करती जा रही थी। और फिर एक आखिरी खौफनाक कदम, उसका सिर उसके धड़ से अलग कर दिया गया। लेकिन यह सिर्फ खून का बदला नहीं था, यह उन जख्मों की कीमत थी जो पप्पू ने रहमान के बाप को मारकर नहीं बल्कि उसकी कब्र उखाड़ कर किया था। वो अंधेरा अपमान, वो मिट्टी की बेहरम दिली उजैर के सीने में सालों से धड़क रही थी। और जब उस रात बदला पूरा हुआ तो सिर्फ एक इंसान नहीं मरा, इंसानियत भी वहीं उसी मिट्टी पर सिसक कर गिर पड़ी। उस कटे हुए सिर के साथ जो हुआ वो शब्दों से परे था। लियारी के उन्हीं तंगलियों में जहां कभी बच्चे गेंद लेकर खेला करते थे, फुटबॉल से खेला करते थे, उस दिन एक इंसानी सिर को फुटबॉल की तरह उछाला गया। खून के छींटे उड़ते थे, भीड़ की वो बहसी चीखें गूंजती थी। और उस उछलते हुए सिर को देखकर लगता था मानो इंसानियत वहीं दम तोड़ दे रहा है। उस दिन लियारी ने सिर्फ एक डॉन नहीं खोया, अपनी रूह भी खो दी थी। आज भी वहां का हर बच्चा ये किस्सा जानता है जैसे वो घटा ही हो उनके सामने। आखिर में उजैर बलूच भी पकड़ा गया और उसकी गिरफ्तारी के बाद वो सच सामने आया जो किसी भी जासूसी थ्रिलर से कम नहीं है। उजैर ने कबूला कि वो ईरान की खुफिया एजेंसी के लिए भी काम कर रहा था। सोचिए, जिन गलियों पर रहमान और पप्पू जैसे डॉन का राज था, उन्हीं गलियों से अंतर्राष्ट्रीय जासूसी की खबरें भी बहकर निकल रही थी। लियारी सिर्फ एक क्राइम जोन नहीं रहा, वो एक जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट बन चुका था। आज कराची का लियारी शांत है, पर उसकी दीवारें के दरारों में रहमान की आवाज़ अब भी अटकती है। किसी के लिए वो खूनी दरिंदा था जिसने शक पर अपनी माँ को भी मार दिया, तो किसी के लिए बाप की कब्र की बेइज्जती का बदला लेने वाला भी। किसी के लिए वो गरीबों का मसीहा था, शादियाँ करवाता था, पानी दिलवाता था, लोगों के घर बसवाता था। और दुनिया के लिए वो एक ऐसा गैंगस्टर था जिसकी ज़िंदगी किसी हॉलीवुड फिल्म से ज़्यादा नाटकीय थी। इसीलिए शायद आज वो एक फिल्म का हिस्सा भी है, धुरंधर फिल्म, जिसमें अक्षय खन्ना उसके किरदार को निभा रहे हैं। क्योंकि रहमान डकैत कोई एक आदमी नहीं था, वो एक युग था, एक सवाल था, एक चेतावनी था। और सबसे अहम, उसने साबित किया कि वो हीरो और विलन का फर्क कभी भी सिर्फ सफ़ेद और काला नहीं होता। कई बार ये पूरा का पूरा लहूलुहान लाल भी होता है। तो यही था रहमान डकैत, जिसकी कहानी आज मैंने आपको सुनाई। धुरंधर की एक और कहानी आने वाली है कल, जो असली धुरंधर की है, यानी कि मेजर मोहित शर्मा की कहानी। भारतीय सेना का वो शेर जो आतंकियों के माद में घुसकर उसका शिकार करता था। भारतीय सेना का वो सिपाही जिससे आज भी हिजबुल और पाकिस्तान डरता है, उससे खौफ खाता है कि कहीं ऐसा कोई और सिपाही उनके पल्ले न पड़ जाए। तो वो कहानी भी क्या होगी वो कल मैं आपको सुनाऊंगा। बाकी अगर आप मेरी ये बात सुन रहे हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आप कहाँ से कहानी देख रहे हैं और आपका नाम क्या है। मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ आपके सामने मौजूद होता रहूँगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।